केमिस्ट्री। अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि आप इस वर्ड को ही देखोगे तो आपको यहाँ पे दो पार्ट नजर आएगी, वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर वन इज केम। इलेक्ट्रो का मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, और केम का मतलब मैं बोल सकता हूं केमिकल्स। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे, केमिकल्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे, उसके मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी के मदद से भी केमिकल बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर बेसिकली स्टडी है कि किस तरह केमिकल्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाए या इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कुछ केमिकल्स को बनाया जा सके। दिस इज बेसिकली दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को यदि हम लोग देखें, इस चैप्टर की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, देखी जाए तो डे टू डे लाइफ में यदि हम सबसे पहले बात करें मोबाइल्स, जो हमारा लाइफ का पार्ट है, मोबाइल्स हम लोग अक्सर यूज करते हैं। ओके, मोबाइल्स, लैपटॉप्स या पोर्टेबल चार्जर्स हैं। ओके, तो बेसिकली ये सारे जो हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं या पोर्टेबल चार्जर हैं, ये सब बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। इन्हें चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हम तो कोई तार नहीं लगाते हैं ना, बोर्ड में तार लगाते हैं, फिर इन सबको हम लोग लेके जहां जाते हैं वहां तक तार हमारे साथ जाती है, ऐसा तो नहीं होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उत्पन्न करते हैं, इट इज विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी इनसाइड। एक बैटरी रहती है मोबाइल में, लैपटॉप में बैटरी होती है, जो आपकी चार्जर्स होते हैं, पावर बैंक, उनमें भी बैटरी होती है। और बैटरी में बेसिकली क्या होता है, केमिकल्स, और हम लोग केमिकल्स के मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं और ये सारी डिवाइसेस चलती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी जहाँ पे हम लोग किस तरह डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके इन सबको अच्छे से इलेक्ट्रिक सप्लाई दे पाए। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्क करती है कि कैसे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाए, अच्छी वोल्टेज सोर्स उत्पन्न की जाए फ्रॉम अ गिवन इलेक्ट्रिक या फ्रॉम अ गिवन केमिकल इनसाइड अ बैग। ओके, यदि सेकेंड ऑफ ऑल मैं बात करूं आपसे, आपने ये इक्वेशन तो देखा ही होगा, वाटर से हमें मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टूटती है, हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर एक चीज है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल गई। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट पास करके वाटर के थ्रू कुछ गैसेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कुछ गैसेस बना रहे हैं। ओके, यदि और देखा जाए तो लेड स्टोरेज बैटरीज है, लेड स्टोरेज बैटरी वर्सेस ग्रीन बैटरी, ये इंपॉर्टेंट, ये जरा समझिएगा। देखो बेटा, आप जब भी एक यही पॉइंट की बात कर लो, तो आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो सबसे पहले पूछते हो ना कि पावर बैकअप कैसा है इसका, कितना घंटा चलेगा बैटरी इसका। मोबाइल में भी पूछते हो कि कितना घंटा ये चल सकता है चार्ज इसका। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्क कर रही है उस फील्ड में जहां पे हम लोग एक गिवन बैटरी से कितना देर कोई चीज में इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिसिटी कितना देना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्क कर रही है इसमें कि और ज्यादा कितना जनरेट किया जा सके। तो यहाँ पे देखो लेड स्टोरेज बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ वर्सेस ग्रीन बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है बेसिकली, जैसे आप पुराने जमाने की गाड़ियां का बात कर लो तो आप लोग जब सर्विसिंग करवाने जाते थे गाड़ी का तो वहां पे देखते थे कि जो बैटरी लगी हुई है बेसिकली वो बैटरी को चार्ज किया जाता है। ओके, तो बैटरी को चार्ज की जाती है, फिर से उसमें चार्ज केमिकल्स जनरेट होती है और उनको हम लोग यूज करते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी पुराने जमाने की बैटरी की कहानी हो गई जिसको चार्जिंग की रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर्स चार्जिंग। वहीं में ग्रीन बैटरी, अब नया जो गाड़ियां आती है, जो कार्स आते हैं, उसमें आप देखोगे टाटा कंपनी की टाटा ग्रीन बैटरीज लगी रहती है। कि ग्रीन बैटरीज जो है ना 6-7 साल 5-6 साल कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं रहती है, ये चलते रहती है। डज नॉट रिक्वायर चार्जिंग। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने काम किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फील्ड की ग्रोथ हुई और हमारे पास आज ऐसे भी बैटरी आ गई जिसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे को तो कुछ 5-6 महीने में लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने की जरूरत पड़ती। ओके, और यदि हम लोग थोड़ा सा देखें तो वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, कोई मेटल पे कोई दूसरा मेटल का परत चढ़ा देना। जैसे आपने सुना होगा ना कि सोना के चांदी के ऊपर हम लोग सोना का परत चढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि ब्यूटी बढ़ जाती है। जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स है उसके ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा दिया जाए तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है, अच्छा लगता है देखने में। और लोहे पे भी जिंक का कोट चढ़ाया जाता है, गैल्वेनाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा कि लोहा पे जिंक का कोट चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि रस्टिंग से लोहा बचे। अब देखो लोहा पे जिंक का ही कोटिंग क्यों चढ़ाते हैं, टिन का कोटिंग क्यों नहीं चढ़ा देते? टिन का कोटिंग यदि चढ़ा दोगे तो रस्टिंग से उतना अच्छा प्रिवेंशन नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चला कि जिंक की कोटिंग चढ़ा देने से कोरोजन बहुत दिन तक बचा रहेगा लोहा? दिस इज बेसिकली फ्रॉम द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मेटल्स, इम्प्योर मेटल्स होते हैं, इम्प्योर मेटल्स को प्यूरिफाई की जाती है ताकि हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स मिल पाए। तो वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूज आती है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें प्योर मेटल्स मिलती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में काम आता है। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, है ना? मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज। और देखो बहुत सारे, यदि डे टू डे लाइफ में यूज की बात हो तो जब तक आप समझ ना लो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, तो पढ़ के क्या फायदा चल। तो पहले समझो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। और यदि देखें तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जहां पे जो यूज होता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस था जो दो केमिस्ट पॉल हेरोल्ड एंड चार्ल्स मार्टिन हॉल ने डिस्कवर किया था। चार्ल्स मार्टिन हॉल, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रोसेस का इन्वेंट किया था, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। पॉल हेरोल्ड एंड चार्ल्स मार्टिन हॉल, इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन किया जहां पे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। क्योंकि ये प्रोसेस के आने से पहले एल्युमिनियम वाज कॉस्टलियर देन गोल्ड। गोल्ड से भी ज्यादा महंगा था एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि उसके ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हमारे पास नहीं था, बहुत महंगा पड़ता था। एल्युमिनियम को यदि उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना है तो बहुत महंगा पड़ता था। तो वो एक्सट्रैक्ट करने में जब बहुत महंगा पड़ता है तो एल्युमिनियम की कॉस्ट भी काफी इंक्रीज हो गई। तो हॉल हेरोल्ड, ये जो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस आया उसके बाद एल्युमिनियम की कॉस्ट ड्रास्टिकली फॉल हो गई और हमारे पास एल्युमिनियम हर जगह यूज होता है। आपको मालूम होनी चाहिए कहीं ना कहीं एल्युमिनियम जो है इट इज, मतलब नेपोलियन की जमाने की बात की जाए, नेपोलियन की जमाने की यदि हम बात करें तो उस जमाने में
आपकी अल्युमिनियम जो थी इट वाज कॉस्टलियर देन गोल्ड। इस प्रोसेस के आने के बाद कहीं ना कहीं एल्युमिनियम का दाम बहुत ज्यादा गिर गया। ओके, तो आई सपोज इतनी आप लोगों को समझ आ रही होगी। और देखो आपकी लाइफ में ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस जो हमारे घर में, यदि किसी को डायबिटीज है तो शुगर चेक करने के लिए जो डिवाइस आती है उसमें भी बैटरियां लगी रहती है, छोटी छोटी बैटरियां रहती है। और वो छोटी छोटी बैटरियां के डिजाइन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पढ़ाई से ही आया है। या आप बात करो पेस मेकर्स, देखो पेस मेकर क्या है? पेस मेकर एक डिवाइस होती है जो हार्ट के पास लगा दिया जाता है, किसी का हार्ट बीट का प्रॉब्लम होता है, तो हार्ट बीट के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। ओके, तो बेसिकली ये डिवाइस भी तो कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तब ना चलेगी। तो इसमें भी बैटरी लगी रहती है, लिथियम कैडमियम सेल्स लगते हैं इसमें। जो सर वीडियो पॉज हो गया, ये जो बैटरी से काफी लाइफ होती है, मतलब समझ लो कि 7-8 साल एक मतलब लगा दिया गया तो वो पेसमेकर काम करती है, फिर उसको चेंज करने की जरूरत पड़ता है। अब समझो एक पल के लिए कि पेसमेकर में डेली बैटरी बदलने का जरूरत रहता है, तो इंसान का डेली ऑपरेशन करो फिर पेसमेकर में बैटरी लगाओ, ऐसा होता है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट है वो बनाया इन सब डिवाइसेस को जो हार्ट के प्रॉब्लम्स को भी क्योर कर रहा है। तो मेडिकल साइंस में भी यूज देख रहे हो, बायोनिक आईज एंड ईयर्स, आर्टिफिशियल आईज, जो इंसान ने अपना विजन खो दिया, सुनने का शक्ति खो दिया, आज ऐसे ऐसे डिवाइस बनाए जा रहे हैं जिसे कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ बैटरीज जो उसके अंदर में है। और ये सब डिवाइसेस अभी एक्सपेरिमेंट में है, अभी रिसर्च चल रही है इनके, जहां पे हम लोग आर्टिफिशियल विजन क्रिएट करते हैं। इंसान ने अपना देखने का शक्ति खो दिया, पर ये डिवाइस लगा के लाइट को रिफ्लेक्ट करवा के ब्रेन में भेजा जाता है ताकि सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट हो पाए। तो कहीं ना कहीं साइंस वर्क कर रही है ये सब क्रिएट, जहाँ पे ब्लाइंड आदमी या एक आदमी जो सुन नहीं सकता वो भी देख पाए। तो इन सब में भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस पे काम कर रही है एंड वी आर गेटिंग दिस डिवाइसेस। तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि डे टू डे लाइफ में हर चीज, ये तो हमारे लाइफ का पार्ट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, लाइफ का पार्ट है। यहाँ पे तो जरूरत है इस सब्जेक्ट की। गैसेस बनाने हैं, केमिकल्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्शन करने हैं मेटल्स के, या मेडिकल साइंस की बात की जाए तो दिस चैप्टर हैज अ वाइड फील्ड एवरीवेयर इन आवर लाइफ। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, आराम से समझिए, और कोई भी डाउट है आपको इसके यूज को समझने के लिए कि हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना नेक्स्ट स्क्रीन में वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से इसको नोट कर लो। कोई डाउट किसी को पूछ सकते हो? सर वो 2H2O को इलेक्ट्रिसिटी से पास करा रहे तो H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी देखो क्या होता है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों ने जूनियर क्लास में किया है, जो यस वाटर सर। लेते हैं और फिर करंट पास करते हैं तो उससे क्या होती है, पानी ब्रेक होती है अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ओके, यस सर। और कुछ, और किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद सम वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो शायद आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, सपोज करो
हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। सपोज करो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑफ, ओके, दिस इज 1 ओम। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितनी करंट इसमें फ्लो करेगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, सिंपल सी बात है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस यदि 1 ओम रेजिस्टेंस लगाई हुई है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, वेरी सिंपल। और यदि आपसे मैं पूछूं कि कितना चार्ज पास हुआ है पर सेकंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मालूम है ना, V = IR, सबको मालूम है ये चीज। चार्ज पास पर सेकंड कितना चार्ज पास होगा? 1 कूलम सर। 1 कूलम। 1 कूलम, यस, 1 कूलम चार्ज पास होगी। और एनर्जी स्पेंड, एनर्जी कितना स्पेंड होता है इस प्रोसेस में, या एनर्जी कितनी कंज्यूम? 1 जूल सर। 1 जूल। तो वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है और बहुत ही बेसिक चीज है। ओके, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आपको 1 एम्पियर की करंट डेवलप होगी और वो 1 एम्पियर की करंट 1 कूलम चार्ज पास करेगा और इस प्रोसेस में 1 जूल एनर्जी की कंजम्पशन। तो वेरी सिंपल है, ये सबको मालूम होनी चाहिए ऐसा कुछ। अब चलो एक आते हैं चैप्टर वाली पार्ट पे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with interconversion of electrical and chemical energy, okay। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का, या बोलो केमिस्ट्री का, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाए या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल्स बनाए। ये थोड़ा देर पहले आपके साथ डिस्कस कर ही लिया चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एम करती है कि किस तरह और अच्छे अच्छे पावरफुल बैटरीज बनाया जा सके केमिकल्स के मदद से, या कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तोड़ा जाए और नए नए केमिकल्स बनाया जाए। सिंपल, ये जो पढ़ाई है केमिस्ट्री की, वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना या इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कोई कंपाउंड को तोड़ के केमिकल्स उत्पन्न करना। ओके, यही पढ़ाई है इस चैप्टर में और कुछ नहीं, बट इट्स वाइड, ज्यादा एप्लीकेशन है। अब यदि देखी जाए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी में सबसे पहले एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, दैट इज प्रोबेबली द डेफिनेशन ऑफ आयंस। आयंस क्या होती है? ओके, आयंस, आयंस क्या है? an atom/molecule that has acquired a positive or negative charge। आयन किसको डिफाइन करते हैं? आयंस हम लोग किसको बोलते हैं? आयंस बेसिकली होती है एक एटम या एक मॉलिक्यूल जिसने कुछ पॉजिटिव चार्ज या कुछ नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन एक एटम है,
आप सभी को मालूम है हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर होता है उसका, तो मतलब एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और यदि ये सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फॉर एग्जांपल समझो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो एक एटम जिसने चार्ज एक्वायर किया वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है तो H+ एक आयन है। यदि मैं बात करूं सिमिलरली H- मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, ये ध्यान रखना है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन होगी उतनी यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगी। जब इलेक्ट्रॉन गेन होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन होगी उतनी यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन लूज होगी उतनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगी। जैसे देखा जाए मैग्नीशियम Mg2+ आयन, तो मैग्नीशियम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गई है, तो ये एक मैग्नीशियम की आयन है। सल्फेट आयन SO4 2-, ये जो स्पीसी है सल्फेट, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया उतना यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गई। ओके, SO4 2-। ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। आयन के डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत समझने में तो बोलिए। नो सर। नो, वेरी सिंपल, आपको समझ आनी चाहिए। एटम और मॉलिक्यूल जिसमें कोई चार्ज डेवलप हो जाती है, देखो ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एक मॉलिक्यूल टाइप की है, या बोल सकते हो नाइट्रेट आयन NO3-। ओके, तो इसको जल्दी से लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, एनीथिंग। सर वहाँ एनर्जी क्या लिखे हैं कहाँ बेटा? ऊपर में सर? 1 जूल ऊपर सर, ऊपर जहाँ लिस्टिंग की है ना। यस सर। एनर्जी स्पेंड, कितना एनर्जी स्पेंड होगा इस प्रोसेस में? 1 ओके जूल। सर। ओके, जल्दी लिख लो, जल्दी। टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम लो, मैं आगे बताऊंगा। ओके, आई सपोज आइडिया क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन तो हम लोगों ने देख लिया। आप देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेशंस कुछ देख लेनी चाहिए पहले, फिर चैप्टर में डेप्थ में घुसना है। बहुत बेसिक से हम लोग डील कर रहे हैं तो आराम से समझ आएगी, चैप्टर आराम से देखिए। और यदि मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? A solution that contains iron, a solution, एक ऐसी solution जिसमें ions present हो, a solution that contains ions is called an electrolytic, is called an electrolytic solution। कोई भी एक सॉल्यूशन, मानो कि NaCl है, NaCl का मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, NaCl को मैंने पानी में मिला, तो आपको मालूम है पानी में मिला देने के बाद Na+ और Cl- आ जाएगी, है ना? तो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में एक चीज जानना कि इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या मैं नीचे में लिख देता हूं, electrolytic solutions are different from metallic conductors। ठीक है ना, ये ध्यान दें।
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, आप सभी को मालूम है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सबको मालूम है कंडक्ट्स, या ऐसे बोलूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम मेटेलिक कंडक्टर्स। कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो होती है वो कंडक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ डैश, और मेटेलिक कंडक्टर कंडक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ डैश। जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो बिजली की कंडक्टेंस होगी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो किसके मदद से होती है? आयंस। आयंस की मदद से होती है, आयंस रहती है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्शन होती है वो आयंस के कारण होती है, और मेटेलिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कारण। वेरी सिंपल। तो ये ध्यान देना है कि जो बिजली की कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होती है वो आयंस के कारण होती है, और जो कंडक्टर्स में होते हैं वो होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये एक सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट का। अब यदि बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ओके, आप सभी को मालूम है देखो कि क्या होता है। एक ऐसी कंटेनर होती है, उसमें जो लिक्विड रहता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें दो मेटल के रॉड लगे रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। अब इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोड के काम क्या होता है? A surface on which oxidation or reduction takes place. देखो बेटा, ये ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, इनपे क्या होता है? वो एक ऐसी सरफेस है, या वो एक ऐसी जगह है ना, वो एक ऐसी सरफेस है या वो एक ऐसी जगह है जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। उसी के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी या उसी के ऊपर रिडक्शन होगी, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड क्या होती है? एक ऐसी सरफेस, कोई चीज चाहिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के लिए, कोई मेटल की सरफेस चाहिए, एक ऐसी सरफेस जहां पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ठीक है ना। अब देखिए, यदि मैं आपका डेफिनेशन क्लियर कर दूं तो एकदम देखो, यहाँ पे यदि गलती हो गई, ये चीज आपको नहीं समझ आई तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत आराम से ध्यान देना है इस टॉपिक पे, बहुत आराम से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एकदम बेसिक में समझ लो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। यदि हम लॉस का बात करें तो लॉस ऑफ डैश डैश एंड डैश, जल्दी बताओ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एकदम कोई नहीं भूलेगा। इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस होता है, सब ये टर्म याद रखिएगा, ऑयल ऑक्सीडेशन इन लॉस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मीन याद रखना है आप, ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या क्या का लॉस होना देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन निकल जाए तो भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, ये ध्यान देना है। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन यदि निकल जाए तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोली जाती है, ध्यान देना है। लॉस ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जल्दी से कोई मुझे बताएगा गेन ऑफ डैश एंड डैश। ऑक्सीडेशन में हम गेन ऑफ क्या क्या बोलेंगे तो ऑक्सीडेशन हुई है? ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन एलिमेंट। ऑक्सीजन का गेन होना
या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का गेन होना, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन उस सिस्टम में आ गया तो हम बोलेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। एकदम याद रखना है दिमाग में बैठा के, इलेक्ट्रॉन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का लॉस, ऑक्सीडेशन होता है। और गेन ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का गेन होना। वही रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन होता है लॉस ऑफ डैश एंड डैश। जल्दी बताओ क्या क्या का लॉस होना? Oxygen and electronegative ion. यस, ऑक्सीजन का लॉस हो गया या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का लॉस हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होना या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का लॉस होना इज ऑक्सीडेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कोई चीज भूल जाओ पर ये मत भूलना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना या हाइड्रोजन का गेन होना, ओके, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का गेन होना को कॉल करेंगे हम रिडक्शन। ओके, तो उतनी दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, एक वाला याद करो तो दूसरा वाला खुद याद होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है ऑक्सीडेशन, तो यही वाली तो है रिडक्शन। इसका उल्टा ठीक, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, वही तो है रिडक्शन। और ये वाला याद हो जाए, इधर का याद हो गया, ठीक उल्टा, ऑक्सीजन का लॉस गेन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का गेन, और यहाँ पे लॉस। ओके, ये दिमाग में रखेंगे। बट पूरी चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना, अभी याद कर लो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन हुआ। एकदम बैठा लो दिमाग में, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन हुआ, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। क्योंकि पूरी चैप्टर की कॉन्सेप्ट इसी पे टिकी हुई है। अंडरस्टूड? तो आई सपोज किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद कर लो एकदम जल्दी से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखो ना, बाकी सब आप देख सकते हो। किसी को कोई डाउट स्क्रीन में? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी आगे। Yes. are active and inert या बोलो तो पैसिव इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप की होती है, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉन होती है और एक इनर्ट इलेक्ट्रॉन होती है, ध्यान देना। देयर इज वन एक्टिव इलेक्ट्रॉन एंड अनदर वन इज नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मानो कि मैंने एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है ना, एक पल के लिए समझो ना कि जिंक है यहाँ पे। ओके, तो जिंक है यहाँ पे, तो साथ में एक और ले लेता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा सर एक जिंक क्या है। ओके, मानो जिंक की इलेक्ट्रोड है। ओके, तो जिंक की कैपेसिटी है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मानो जिंक का इलेक्ट्रॉन लिया तो जिंक की कैपेसिटी है कि जिंक 7n2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जिंक के साथ बेसिकली क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? जिंक के साथ क्या हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। जिंक के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जो इलेक्ट्रोड है, जो चीज का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, जो चीज का इलेक्ट्रॉन है वही ऑक्सीडाइज होगी।
ठीक है ना, जो चीज का इलेक्ट्रोड है वही ऑक्सीडाइज हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है which itself participates in oxidation or reduction, जो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। वहीं आप यदि इसके जगह कोई प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दो, तो आपने कभी सुना है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो होती है वो प्लैटिनम 4+ बन जाएगा या कार्बन वाली 4- बन जाएगी? नहीं, बनता है पर बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में। तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड हो गई। यदि इनर्ट की बात की जाए तो इनर्ट में प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ली जाती है, ये देखो। और आप ले सकते हो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता है। एक्चुअली इस पे कोई और चीज हो सकता है कि सॉल्यूशन में कोई आयन हो, वो जाके उसके ऊपर रिड्यूस होगा, बट ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इनर्ट रहती है। इसके ऊपर पे कोई जाता है और वहां पे जाके ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करती है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, बट इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं ऑन whose surface some other are oxidized और reduced। ये दिमाग रखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको बोलते हैं जिसके सरफेस पे कोई और सम अदर कोई और आता है और ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। और एक्टिव इलेक्ट्रॉन खुद ऑक्सीडाइज होती है या खुद रिड्यूस होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए आपकी। ओके, अब a little more important, देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो कि सपोज करो ये जिंक की रॉड है ना, ये जिंक की रॉड। तो जिंक की रॉड में क्या हुआ, जिंक ने आयन बनाया। ओके, जिंक क्या बनाया, ये जिंक की रॉड ले लो, मैं बड़ा पिक्चर बना रहा हूं तो क्लियर हो। तो जिंक की रॉड ने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, तो जिंक की रॉड में हुआ क्या, जिंक 2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, Zn2+ इसके बाहर आई और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकली वो इसी के ऊपर रह जाती। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी, ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में एंटर नहीं करना चाहते। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में नहीं एंटर करना चाहती है, और यदि सॉल्यूशन में एंटर कर भी गया तो वहां पे जाके वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे जाके वो रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि काफी रिएक्टिव होती है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में एंटर नहीं करता है। क्यों नहीं एंटर करता है, क्योंकि यदि वहां पे चला भी गया तो वहां पे वो रिएक्ट कर जाएगी और उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको ज्यादा अच्छा होगा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्रीली नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि एंटर कर भी गया वहां पे तो वो रिएक्ट कर जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि काफी रिएक्टिव होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स प्रिफर नहीं करता है कि वो सॉल्यूशन में एंटर करे। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता है कि वो सॉल्यूशन में एंटर। ओके, तो सॉल्यूशन में एंटर कौन करता है, सॉल्यूशन में एंटर करती है आयन। देखो मेरे को ना दिखा रहे तुमको, तुम लोग बेटा कुछ पूछना चाहते हो? छोड़ो ना, चल रहा है ना कैसे भी करके। देखो मेरा ऑनलाइन क्लास चलेगा। हां
बेटा आपने किसी का माइक ऑन है सर। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी प्रिफर नहीं करेगा कि वो सॉल्यूशन में एंटर करे, क्यों? क्योंकि वहां पे रिएक्ट कर जाएगी। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करता है? फिर सॉल्यूशन में नहीं मूव करता, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है मेटेलिक कंडक्टर्स के थ्रू। हमेशा ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्वस सॉल्यूशन में एंटर नहीं करेगी, वो प्रिफर नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन में एंटर करना। तो वो कहाँ प्रिफर करना है, करता है मूव करना, मेटेलिक कंडक्टर्स में मूव करना चाहता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आ रहा है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मेटल्स पे ही रह जाता है, और यदि कोई तार लगा तो उसके थ्रू वो मूव भी कर सकता है। ओके, तो सॉल्यूशन में एक्चुअली एंटर कौन कर रहा है? यहाँ पे देख रहे हो आयन एंटर, तो आयंस एंटर aqueous solution and they carry charge as they move through it. देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आयंस जो होते हैं वो एंटर करेगी एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर करेगा एक्वस सॉल्यूशन। कौन एंटर करेगा? आयंस एंटर करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, और आयंस एक्वस सॉल्यूशन में एंटर करने के बाद क्या करता है? चार्ज कंडक्ट करता है। कैरी चार्ज है ना, चार्ज है ना इसमें, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी है, चार्ज कंडक्ट करता है। तो आयंस एक्वस सॉल्यूशन में मूव करता है, और मूव करने के दौरान क्या करेगा? चार्ज कंडक्ट करेगा, और चार्ज की कंडक्ट करना तो इलेक्ट्रिसिटी की ही कंडक्ट करना है। तो ये ध्यान देना है कि एक्वस सॉल्यूशन में यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है आयंस। ओके, और यदि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इधर से इधर, इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है ना? तो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करवाने के रिस्पांसिबल आयंस होते हैं, जहां चार्ज मूव होती है, और चार्ज की मूवमेंट ही तो करंट की मूवमेंट है। तो सॉल्यूशन में करंट फ्लो होगी आयंस के कारण, मेटल्स में या वायर्स में करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिमाग में रखिएगा। कोई भी डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, कुछ पूछना है किसी को? सर वो इलेक्ट्रोलाइट है कि सॉल्यूशन है? बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही तो इलेक्ट्रोलाइट होती है। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? कोई सॉल्यूट को मिलाते हैं पानी में तब ना सॉल्यूशन। यस। सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाए तब सॉल्यूशन बनी, तो आयंस आ गई। ओके, क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। देखो ये कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने बुक्स में नहीं मिलेगा, बट इस चैप्टर को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो दिया गया था लिनस पाउलिंग के द्वारा। लाइनस पाउलिंग ने इस प्रिंसिपल को दिया था 1948 में। ओके, भारत की आजादी के 1 साल के बाद ये प्रिंसिपल आई थी, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, जो दिया गया था लाइनस पाउलिंग के द्वारा 1948 में। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। नेचर
seems to be against the buildup of charge on matter. देखो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या बोलता है कि प्रकृति में नहीं चाहता है, आपकी नेचर या बोलो आपकी प्रकृति जो चारों ओर है वो नहीं चाहता है कि कोई भी मैटर पे बिना मतलब का चार्ज डेवलप। ओके, नेचर हमारे चारों ओर जो भी चीज है, मैटर, कोई भी मैटर जो है वो नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर बिना मतलब का चार्ज डेवलप। ओके, अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया मैंने कि बिना मतलब का चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए। ओके, छोटी सी क्वेश्चन है, सपोज आई हैव वाटर, पानी है मेरे पास, ठीक है ना, पानी। अब मैंने उसमें जिंक का रॉड डाल दिया। अब आपसे मैं पूछता हूं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नो सर, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। कोई और? ठीक है, नहीं होगा बोले हो तो ठीक है, सही है थोड़ा बहुत। एक्चुअली कोई यदि बोलता है रिएक्शन होगा तो भी वो सही, ऑलमोस्ट करेक्ट। जो बोलता नहीं होगा वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट है, जो बोल रहा होगा वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट। एक्चुअली देखो क्या होता है दुनिया में, कोई भी चीज को आप टच करते हो, कोई भी दो चीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो उसमें कुछ तो रिएक्शन होता है। जैसे आप अपना हाथ ही ले, आप अपने हाथ से कोई लोहा के सरफेस को टच करो तो कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। कोई भी दो चीज है, दोनों की नेचर डिफरेंट है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, तो लोहा को भी हाथ से छुओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके हाथ से इधर जाएगा या उधर से आएगा। बट प्रकृति नहीं चाहता है कि बिना मतलब का चार्ज बने, तो क्या होता है, थोड़ा देर तक चार्ज फ्लो होगा, फिर उसके बाद वो प्रोसेस रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी बेसिकली वही होता है, रिएक्शन होती है, रिएक्शन होगा। जिंक Zn2+ बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन निकलेगी। तो अब Zn2+ जो आयन है वो तो जाएगा आपका सॉल्यूशन में, Zn2+ आयन जो है सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, ये जिंक की रॉड जो है वो एक न्यूट्रल चीज है, उस पे चार्ज डेवलप हो रही है नेगेटिव, ये सॉल्यूशन भी न्यूट्रल ही है, प्योर वाटर न्यूट्रल होती है। अब उसमें कुछ आयन जा रहे हैं Zn2+ आयन, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है। तो बिना मतलब का इस जिंक रॉड पे और इस पानी में चार्ज डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये प्रोसेस थोड़ा देर चलेगा, बट नेचर नहीं चाहता है कि कोई भी चीज में बिना मतलब का चार्ज डेवलप हो, तो थोड़ा देर तक ये प्रोसेस चलेगा, फिर उसके बाद ये रुक जाएगा। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, आप यदि कंसंट्रेशन का बात करो कि कितनी जिंक आयन एंटर की है सॉल्यूशन में, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन की मैं बात करूं यदि, तो इट्स रफली 10⁻⁻10 मोलर, 10⁻⁻10 मोलर। अब ये बहुत कम है कंसंट्रेशन, इतनी कम है, 10⁻⁻10 को इग्नोर किया जा सकता है, इतनी कम है। इट कैन बी अज्यूम्ड that water is still pure। हम मान सकते हैं कि इतना कम रिएक्शन हुआ और इतनी कम आयन आई सॉल्यूशन में, तो हम मान सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो ना के बराबर, ये जो ना के बराबर ही है। ओके, और ये भी माना जा सकता है कि जो पानी है वो अभी तक प्योर है। ओके, ये कंसंट्रेशन को इग्नोर किया जा सकता है, मतलब इस रिएक्शन को भी इग्नोर किया। ओके, बट होती थोड़ा मोड़ा तो होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी
principle is against the buildup of charge. इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल नहीं चाहता है कि चार्ज बिना मतलब का बिल्ड हो। ओके, इसलिए ये सब प्रोसेस रुक जाती है। ओके, इसलिए आप जब हाथ छूते हो कोई लोहा को तो सब इलेक्ट्रॉन इधर या सब इलेक्ट्रॉन लोहा से आपके हाथ में नहीं आ जाता, होता है थोड़ा हमारी रुक जाती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल बोलता है। इस प्रिंसिपल के बारे में इन डेप्थ आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ोगे, बट ये कोई बहुत मिस्ट्री वाला थ्योरी नहीं है, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो वो बाद में समझ लेना आप। थर्मोडायनामिक्स वाली चीजें मैं बाद में बता दूंगा आपको, बट फिलहाल के लिए ये समझ लो कि ये एक प्रिंसिपल है जिसकी एप्लीकेशन आपके फुल इस चैप्टर में होगी, जहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि बिना मतलब का चार्ज नहीं बनने देना। ओके, बिना मतलब का चार्ज नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रिंसिपल बोलता है ऐसा चीज नहीं। ओके, जल्दी से इसको लिख लो, कोई चीज पूछना है तो पूछ। कोई डाउट बेटा किसी को? नो, चलो कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सबने आई सपोज, चलिए चलिए अब आते हैं एक मेजर पार्ट में एंटर करते हैं। जिंक सल्फेट, पानी नहीं है, जिंक सल्फेट, ठीक है ना? और मैं इसी में एक जिंक का रॉड डालूंगा, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगी, उससे पहले कुछ तो रिएक्शन होगा। ओके, तो एक्चुअली जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार समझ लो कि मानो ये जिंक की रॉड है, तो इसमें जिंक के एटम्स लगे हुए होंगे, है ना? जिंक की एटम होगी जिंक की रॉड में। अब क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होता है बेसिकली, पानी क्या होगा, जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यदि बनता है, यूज करता है, तो क्या होगा, चलो मानो कि यहाँ से कोई एटम निकल गया। ओके, तो एटम निकल गया तो Zn2 आई आयन में, और इलेक्ट्रॉन आपका ठहर जाएगा मेटल पे। इलेक्ट्रॉन कभी सॉल्यूशन में नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब मान लो और जिंक 2 यदि आया, 1 2 और आ गया, तो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगी मेटल पे। तो आपका जो ये मेटल पे बेसिकली क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बेसिकली समझो एक पल, कुछ भी लूज होगा तो कुछ भी नेगेटिव चार्ज तो डेवलप होगा नहीं, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यदि आप देखो इसको थोड़ा दूसरे एंगल से, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होता जाएगा, ये जो मेटल है इस पे नेगेटिव चार्ज आती जाएगी, और ये जो आसपास सॉल्यूशन है, आसपास में जो सॉल्यूशन क्या, अब सॉल्यूशन को मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ। ओके, मानो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो दोनों साइड है, सॉल्यूशन बोले तो वही इलेक्ट्रोलाइटिंग सल्फेट। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जा रहा है तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है, बट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही, क्योंकि आयन एंटर कर रहा है सॉल्यूशन। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो इंटरफेरेंस है, ये जो बाउंड्री, ओके, इसको बाउंड्री बोलो या इंटरफेस बोलो या जंक्शन बोलो। ओके, ये जो बाउंड्री है, ओके, इसके इधर नेगेटिव चार्ज है
है ना, नेगेटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज। तो इस बाउंड्री के इधर इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इस बाउंड्री के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, नेगेटिव चार्ज का कुछ पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का कुछ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब दोनों तरफ डिफरेंस है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसके दोनों साइड में, ओके। Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो रही है इस जंक्शन पे, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the potential difference, is the potential difference that develops at the metal solution junction, the metal electrolyte junction बोलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो डेवलप होती है मेटल, ये मेटल है ना, मेटल और सॉल्यूशन के बाउंड्री पे, मेटल और सॉल्यूशन के बाउंड्री पे यहां पर डेवलप हुई है। इसके इधर कुछ पोटेंशियल, इसके इधर कुछ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना इस जंक्शन पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोलते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो डेवलप होती है एट द मेटल सॉल्यूशन बाउंड्री, जो डेवलप होती है मेटल सॉल्यूशन बाउंड्री पे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बेसिकली कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर होता है, जैसे मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करूंगा, मेजर करने के तरीके होते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होता है तो मेजर होगा जब उसको आप उसी की सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करो। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट, ऐसे कैसे जिंक इन जिंक सल्फेट करोगे तो जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगी, या कॉपर इन कॉपर सल्फेट, या सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट। अभी तो जरूरत नहीं है जिंक को जिंक सल्फेट ही में करना, कोई भी सॉल्यूशन में कर सकते हो उसी की सॉल्ट, ओके। जिंक को जिंक के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में इमर्ज करना है, कॉपर को कॉपर के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में, या सिल्वर को सिल्वर के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में इमर्ज करोगे तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी बाउंड्री पे उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई सपोज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये जो मेटल है और सॉल्यूशन है उसके बाउंड्री पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है, ओके, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अंडरस्टूड? किसी को कोई दिक्कत? वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इन डेप्थ थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, पर वेरी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा देख लो यहाँ। किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछना है तो पूछ लो, ओके। चलिए आगे बढ़ते। तो बेटा चलिए एक टॉपिक देखते हैं, डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी कि नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, ये हम चेक करेंगे, ओके। आप एज्यूम करो एक पल के लिए कि कोई एक मेटल है, ठीक है ना, कोई एक मेटल है, वो अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप, ओके, इसके चारों सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। ये सपोज करो मेटल M है और सॉल्ट सॉल्यूशन MSO4, मतलब M2 प्लस आयन है इस सॉल्यूशन, ओके। मेटल M है, उसको
MSO4 सॉल्यूशन में डिप किए, मतलब M2 प्लस आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट। अब होगा क्या, देखो जब ऐसा कंडीशन डिप कर दोगे तो होता क्या, the metal atom of electrode moves to the solution and makes the electrode negative charge. मेटल है, ये जो मेटल है सॉल्यूशन में जब जाएगा तो बनेगा M2 प्लस, जब जाएगा तो M2 प्लस बन के सॉल्यूशन में एंटर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लीव किया, जब इलेक्ट्रॉन लीव किया तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ उसके साथ, तो वो क्या कर रहा है, तो मेटल एटम है इलेक्ट्रोड पे, वो क्या सॉल्यूशन में मूव करना चाहता है, सॉल्यूशन में मूव करना चाहता है और ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और उस चक्कर में वो इलेक्ट्रोड को एक नेगेटिव चार्ज देगा। क्यों, क्योंकि जब निकलेगा आयन बन के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन तो सॉल्यूशन में एंटर करेगी और इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो इसको नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ये सिंपल सी बात है। अब और क्या होगा, साइमल्टेनियसली the M2 plus ion from solution, अब देखो ये तो इधर गया है ऑक्सीडेशन को, अब M2 plus ion जो है साइमल्टेनियसली the M2 plus ion from solution comes to electrode to get reduced। अब ये भी M2 प्लस वाला है, वो चाहता है कि हम यहाँ पे जाएं और हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम रेड्यूस हो जाए। ओके, साइमल्टेनियसली द M2 प्लस आयन फ्रॉम सॉल्यूशन कम्स टू इलेक्ट्रॉन टू गेट रेड्यूस्ड एंड मेक्स इट पॉजिटिवली चार्ज। ओके, मानो एक पल के लिए, एक पल के लिए मानो यार ये रेड्यूस तब होगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ना, ये कहानी तो ऐसे समझो, साइमल्टेनियसली जो M2 प्लस आयन है फ्रॉम सॉल्यूशन कम्स टू इलेक्ट्रोड एंड मेक्स इट पॉजिटिवली चार्ज। M2 प्लस आयन आना चाहता है वहां पे, क्यों आना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है, वो रिडक्शन करना चाहता है, तो रिडक्शन करने से पहले वो जब आया तो पॉजिटिवली ही चार्ज बनाएगा ना, वहां पे जाएगा, वहां पे जाता है तो पहले तो पॉजिटिव चार्ज बनती है, बाद में इलेक्ट्रॉन मिलता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन ना मिले तो वो तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा उसको, सिंपल सी बात है। तो हो क्या रहा है, जब ऑक्सीडेशन के लिए कोई निकल रहा है, ध्यान से सुनो, जब ऑक्सीडेशन के लिए कोई निकल रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और जब कोई रिडक्शन होने के लिए आ रहा है तो रिडक्शन बाद में होगी उसकी, और उससे पहले वो इसको पॉजिटिव चार्ज बनाने की कोशिश करेगा। ओके, तो एक तो ऐसी कंडीशन आएगी जब इक्विलिब्रियम रीच एट इक्विलिब्रियम, अब एक ऐसा कहानी आएगा इक्विलिब्रियम रीच हो, और जब इक्विलिब्रियम रीच होगा तो जितना इधर जाना था वो चल जाएगा और जितना इधर आना था वो आ जाएगा। ओके, चार्ज सेपरेशन takes place depending upon the tendency of two opposing reaction।
देखो चार्ज की सेपरेशन होगी, पक्का है, चार्ज की सेपरेशन होगी, कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, चार्ज की सेपरेशन तो होना ही है पक्का। चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस और वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी, मतलब क्षमता कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन की तरफ ज्यादा गया है कि रिडक्शन की तरफ ज्यादा आया। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम जितना इधर आना था आ गया, जितना उधर जाना था वो चल गया। तो चार्ज की सेपरेशन होगी और चार्ज की सेपरेशन डिपेंड करेगी किस पे कि दोनों अपोजिंग रिएक्शन, मतलब एक पॉजिटिव करना चाहता है तो एक नेगेटिव करना चाहता है, दोनों अपोजिंग रिएक्शन में कौन ज्यादा हुआ है। यदि ये वाला ज्यादा आया होगा इधर तो ये तो रॉड को पॉजिटिव बना है, और ये वाला यदि ज्यादा हुआ होगा इधर तो रॉड को ये नेगेटिव बनाएगा। तो दोनों डिपेंड करती है कंडीशन कि ऑक्सीडेशन की तरफ ज्यादा आया है कि रिडक्शन की तरफ ज्यादा गया है। इलेक्ट्रोड विल एक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन the two process। कौन से दो प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ कि रिडक्शन ज्यादा हुआ, ऑक्सीडेशन यदि ज्यादा हो गया होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यदि रिडक्शन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगी, रिडक्शन की ओर ज्यादा आई होगी पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहानी खत्म है। इस तरह पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे डेवलप। कोई भी डाउट इस पोर्शन में तो पूछ लो, नहीं तो आगे मूव करेंगे हम लोग। ओके, क्लियर है, समझ आ गई? चलो सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो मेटल का हो रहा है ना? क्या बोल रहे बेटा? सर बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो एम मेटल है उसी का हो रहा है ना? हाँ, जब यहाँ से जा रही है तो ये मेटल से निकल रहे हैं का? जब यहाँ पे आयन आ रही है तो ये आयन तो सॉल्यूशन से आ रही है, समझे बात? यस सर। ओके, तो सॉल्यूशन से देखो ध्यान से, यदि सॉल्यूशन से ज्यादा आ गया होगा तो इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, सॉल्यूशन से ज्यादा आके यहाँ पे डिफ्यूजन होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि इधर से ज्यादा चला हो गया तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। सीधा सा कहानी कुछ है नहीं। ओके, तो चलिए देखो, तो ये तो हुई जनरल इंट्रोडक्शन है चैप्टर की कि चीजें समझ में आया, पूरी चैप्टर के लिए एक फीड डाल दिया, पूरी चैप्टर आप क्लियर रहेगी। पर चैप्टर में यदि हम एंटर करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। ओके, केमिकल की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएं वो भी तो देखना है इस चैप्टर में। तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि कैसे होता है ये सारी चीज, बट उससे पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट। सपोज करो कि जिंक बना Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, जिंक बना Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं यदि प्रोडक्ट का कोई भी चीज को निकाल दूं, एक पल के लिए समझो कि प्रोडक्ट का कोई चीज को मैं निकाल देता हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा प्रोडक्ट की तरफ कि रिएक्टेंट की तरफ? सर प्रोडक्ट की तरफ। सिंपल सी बात है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल तो वही बोलती है, यदि आप प्रोडक्ट को निकाल देते हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट के साइड भेज देगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक पल के लिए समझो कि यदि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है इसको मैं निकालता हूं, ओके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है इसको निकालने की कोशिश करता हूं या कंज्यूम करवाने की कोशिश करता हूं। कैसे कंज्यूम करवा सकता हूं?
by adding a suitable electron absorber like H plus from acid. ओके, एसिड में जो H प्लस होती है उसकी काफी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जैसे क्या होता है, देखो जिंक को यदि H2SO4 के सॉल्यूशन में डालते हो तो यहाँ पे क्या है 2H प्लस है, तो जिंक क्या करता है बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है हाइड्रोजन गैस बन के बाहर H2 और जिंक सल्फेट। ओके, तो बेसिकली क्या होता है जो एसिड की जो H प्लस होती है उसकी बहुत टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। देखो जिंक यहाँ पे Zn2 प्लस बना और 2 माइनस ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो ये गेन किया और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर चला गया। तो एक्चुअली हम लोग एक कारण कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं एक सूटेबल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बर। यदि आप प्रोडक्ट बना वैसे ही आप एसिड डाल दो थोड़ा सा, तो एसिड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इसलिए तो होता है कि यदि आप जिंक के कंटेनर में एसिड रख दोगे, यदि जिंक के कंटेनर में एसिड रख देते हो तो रिएक्शन होगी, कंटिन्यूअसली जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कंटिन्यूअसली जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी H प्लस जो है वो गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनती जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा और ये गेन करते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाएगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आगे जाते रहेगा, इलेक्ट्रॉन और आएगी और एब्जॉर्ब होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, रिएक्शन चलती रहेगी और जिंक जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये तो कहानी हो गई एक कि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एक ये तरीका से। बट यदि हम एक काम करते हैं यूज एन एक्सटर्नल सर्किट टू मूव द इलेक्ट्रॉन, यदि मैं एक काम करता हूं कि एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, एक तार लगा दिया कुछ, ओके, वो तार के थ्रू इलेक्ट्रॉन को मैंने मूव करवा दिया, तो यदि एक्सटर्नल सर्किट या तार के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, करंट की मूवमेंट होती है ना? यस सर। तो मैं यदि किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा पाऊं एक एक्सटर्नल सर्किट में, तो मैं करंट उत्पन्न कर सकता हूं। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे किस तरह इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के या सॉल्यूशन में आयन को मूव करवा के करंट जनरेट किया जाए। ओके, फिलहाल भी ये इतना ही है, बट बेसिक्स जो आज इतना मैंने बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल दिया जाए इस सर्किट से तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो करंट की मूवमेंट होगी। तो किस तरह हम एक सेटअप बनाए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए और हमें करंट मिल जाए, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? तो यहाँ पे क्या बेसिकली हम केमिकल्स ही ले रहे हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तार वार के थ्रू, तो करंट हमें मिलेगी। वो हम लोग देखेंगे किस तरह बनाया जाए सर्किट ताकि करंट हमें मिल जाए इन द नेक्स्ट क्लास। बट फिलहाल आपके लिए इतना ही है आज, और पढ़ के आना जितना मैं बताया हूँ आज, ताकि आने वाले चैप्टर्स आपको समझ